बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, रमज़ान का बाबरकत महीना है। ये महीना ना सिर्फ आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया है, बल्कि इसके बहुत सारे रूहानी और तिब्बी फ़वाइद भी हैं। यानी कि आपकी तमाम बॉडी की ओवरऑलिंग होती है इस तमाम रमज़ान के टाइम पीरियड में। लेकिन ये तब है जब रोज़ा ऐसे रखा जाए जैसे रोज़ा रखने का हक़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे दस्तरखान सादा होने की बजाय लवाज़मात से भर जाते हैं, और वो लोग जो कि नॉर्मली वर्कआउट वगैरह करते हैं वो भी रमज़ान में सुस्त पड़ जाते हैं। लोग रात को सोने की बजाय जागते रहते हैं, रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं, और यहाँ तक कि मैंने इवन लोगों को क्रिकेट खेलते हुए भी देखा है। अब जब आप सारी रात जागेंगे और दिन में सोएंगे तो फिर बीमार हो जाना एक फ़ितरी अमल है, और इससे किस तरह से बचना है, रमज़ान को किस तरह से बेहतरीन तरीके से आप गुजार सकते हैं, रमज़ान में दिल के मरीज़ों को स्पेशली क्या एहतियात करनी चाहिए, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मेहमान खुसूसी मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि FIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। रमज़ान मुबारक हो आपको, बहुत आपको भी और सब सामीन को जो है रमज़ान बहुत मुबारक शुक्रिया हो सर, जी। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह कि मैंने कहा कि ये ऐसा महीना है जिसमें हमारी बॉडी की ओवरऑलिंग होती है, तो आप ये बताइएगा कि रमज़ान के क्या क्या फ़वाइद हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं रमज़ान में। देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि ये बहुत ही बाबरकत महीना है और इसमें से आपकी निजात का ज़रिया है, और ये फ़र्ज़ है एक महीना जो आपने रोज़े रखने हैं, और इसकी बरकतें और इसकी रहमतें एक तरफ हैं, और जो उसके तिब्बी फ़ायदा वो अलग हैं। और आई थिंक इसी चीज़ को आजकल देखते हुए अब एक इलाज शुरू हो गया जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। बिल्कुल। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में यानी कुछ दिन रोज़े रखे, हमारे वैसे ही देखें सोमवार जुमरात को लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं, उसके भी फ़ायदे हैं कि इंटर में एक किसी दिन रोज़ा रखें, किसी दिन ना रोज़ा रखें। और ये जो 30 दिन है पूरे महीने के जिसमें आपने रोज़े रखने हैं, उसमें जिस्म के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तेज़ हो जाता है, और आपकी जो एक तो वज़न जो है रमज़ान में तकरीबन 9% के करीब जो है कम हो जाता है। सही। अगर आपने वो जैसे लवाज़मात की बात की है कि बहुत ज़्यादा पराठे नहीं सुबह खाए, शाम को बहुत ज़्यादा लवाज़मात नहीं किए जिसमें चिकनाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी तो फिर वेट पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सादा रखेंगे सहरी को और अफ्तारी को, तो उसमें से आपके वज़न के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो इस अरसे में कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो रमज़ान में कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और जो दिल की मर्ज़ हैं वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि खून में चर्बी की मकदार कम होनी चली जाती है, कोलेस्ट्रॉल नीचे चला जाता है, ट्राइग्लिसराइड नीचे चले जाते हैं, LDL नीचे चला जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और इसमें से दिल के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और रोज़ा जो कहते हैं, कुछ स्टडीज़ आई हैं, रिसर्च आई हैं कि जो आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, दिल के अमराज हो गए, कैंसर वगैरह हो गए, इनकी तादाद कम हो जाती है, और कई दफ़ा कैंसर की ग्रोथ कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं या कैंसर का इलाज कर रहे हैं, उसका असर ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और इसलिए और जो मरीज़ जो हैं जिनको अल्जाइमर या पार्किंसंस होना होता है वो भी कम हो जाता है, और उसकी प्रिवेंशन है एक किस्म की रोज़ा रखना। बिल्कुल। तो ये रोज़े के माशाल्लाह फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, और अगर आप ये रोज़ा सही तरीके से रखें तो उसमें से आपका वज़न भी कम होगा, शुगर भी ठीक होगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, दिल के अमराज भी कम होंगे, और बाकी फ़ायदा बहुत कम होगा। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जब आप दिन को खाना पीना बंद कर देते हैं तो आपकी इंसुलिन लेवल नीचे चली जाती है। जब हम दिन में जितनी बार खाते हैं उतनी बार आपकी इंसुलिन बहुत ऊपर चली जाती है, हाँ स्पाइक आती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। यानी कि इंसुलिन का स्पाइक तो आती है लेकिन इंसुलिन का असर ख़त्म हो जाता है। और जब आप रोज़ा रखते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, और इंसुलिन का असर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और आप जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं उनका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गर्दे के आई थिंक आप किसी चीज़ का भी लें तो इस रोज़े के तिब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
सर जिस तरह कि आपने कहा, बिल्कुल रिसर्च ने ये साबित किया है कि एक दफ़ा अगर आपके न्यूरॉन्स या आपके ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं तो उनको कोई चीज़ रिवाइव नहीं कर सकती, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इवन आपके मेमोरी सेल्स रीजनरेट होते हैं, आपकी मेमोरी कॉग्निटिव फंक्शन आपका इम्प्रूव होता है, इसीलिए अल्जाइमर आपका बेहतर हो जाता है। इसी तरह आपने बात की कैंसर सेल्स की, तो कैंसर सेल्स जो हैं वो शुगर पे थ्राइव करते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं और आप शुगर को कट डाउन करते हैं तो कैंसर सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकते और ख़ुद ब खुद बॉडी जो है वो उनको ख़त्म कर देती है, निकाल देती है। इसी तरह जिस तरह कि आपने वेट लॉस की बात की, अगर आप 10% सिर्फ अपना बॉडी का वेट लॉस कर लें तो उसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आपकी इवन उम्र जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है और माशाल्लाह ये सारे फ़वाइद हमें रोज़े से हासिल होते हैं। सर ये बताइएगा कि आपने बताया कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, तो दिल के मरीज़ जो हैं उन पर डेफिनेटली एक बेनिफिशियल इसका असर होता होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि थोड़ा सा पानी की इनटेक कम हो जाती है। तो दिल के मरीज़ों को ये किस तरह से इम्पैक्ट करती है, स्पेशली वो लोग जिनके स्टेंट डले हुए होते हैं? जी, जी, आई थिंक ये देखिए जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं, कुछ लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, जिनकी चंद मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। अभी जिनको नए-नए स्टेंट डले हुए हैं, नया-नया बाईपास हुआ हुआ है, उसमें ये डर होता है कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपको डिहाइड्रेशन होके जो ब्लड है आपका वो थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और उसके जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्टेंट जो डला होता है ये मेटल का होता है और उसके ऊपर जो ही ब्लड उसे टच करता है तो क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, तो हमें मरीज़ को ब्लड थिनर साथ देते हैं। अच्छा। तो अगर वो ब्लड थिनर तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी मरीज़ में टेंडेंसी है कि जी कि वो क्लॉट बनने की, तो आप जब डिहाइड्रेशन होगी, पूरा दिन पानी नहीं पिएगा, तो उसमें से क्लॉट बनने का डर होता है। और उसमें हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि जब आपको स्टेंट डले तो कम से कम 1 साल इंतज़ार कर लें और साल के बाद फिर आप रोज़े रख सकते हैं, क्योंकि उस साल के अंदर उस स्टेंट के ऊपर वो एंडोथेलियम की गोश्त की एक तह जो आ जाती है, उसे कवर कर लेती है और फिर क्लॉट बनने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जो जिनका ब्लड बाईपास हुआ है, उनको एटलीस्ट 6 महीने गुजर जाएँ तो उनको उसके बाद फिर वो रोज़ा रख सकते हैं। या वो मरीज़ जिनकी बीमारी कंट्रोल में नहीं है, यानी ठीक है। कि उन्हें दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्होंने स्टेंट भी डलवाए में बाईपास भी है, लेकिन उन्हें चलने से सीने में दर्द होता है, खाना खाने के बाद सीने में दर्द होता है, कोई थोड़ी सी एक्सर्शन करते हैं उससे सीने में दर्द होता है, उनको एहतियात करनी चाहिए, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए या डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है रोज़ा ना रखें और दवाई अपनी को एडजस्ट करवाएं। हमेशा यही होता है कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले अपनी दवाइयाँ कई दफ़ा उसकी डोज़ बढ़ानी पड़ती है, कई दफ़ा कम करनी पड़ती है, जिसमें हार्ट फेलियर के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, स्टेंट वाले पेशेंट है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं और या शुगर वाले पेशेंट्स हैं, इनको अपनी दवाई एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे शुगर वाले हैं, उनको नॉर्मली पूरे दिन का जो है बड़ा गैप होता है, सुबह सहरी में और अफ्तारी में कम से कम 13 घंटे प्लस का होता है, तो उनको सुबह की डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, ताकि अगर इंसुलिन है तो 20% कम इंसुलिन लगानी पड़ती है, अगर कोई गोलियां उनकी हैं जो कि शुगर की लेनी है तो उसकी डोज ज़रा कम करनी पड़ती है। शाम वाली नाम रखें, सुबह वाली बेशक डोज आधी कर दे, लेकिन उससे बेहतर है कि अपने जो डॉक्टर है जो कि शुगर कंट्रोल कर रहे हैं उनके मशवरे के साथ से कंट्रोल करें, तो दवाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है रमज़ान के दौरान। बिल्कुल, यानी बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएं और उससे एक ओवरऑल अपनी दवाइयों का चेकअप करवा लें कि ये मैं दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैंने रोज़ा रखना है, मुझे पिछले रमज़ान में ये मसाइल थे तो अब मुझे क्या करना चाहिए, और इस तरह से वो रमज़ान बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं रादर देन कि वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहें और फिर प्रॉब्लम्स हों। हमने बात की कि जिन लोगों को स्टेंट डल चुके होते हैं और 1 साल का टाइम पीरियड नहीं गुजरा, उनको तो केयरफुल होना चाहिए, लेकिन जिनको डल चुके हैं सर, कोई ख़ास क्वांटिटी है जो पानी उन्हें पीना चाहिए? जिस तरह कि नॉर्मली कहते हैं कि आपको 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, तो इनको क्या ज़्यादा पीना चाहिए या 8 ग्लास काफ़ी नहीं, है? 8 गिलास काफ़ी हैं पानी। उसमें यह है कि सहरी के वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि सहरी को ज़्यादा, क्योंकि दिन पूरा बगैर पानी गुजारना है तो सहरी ज़्यादा पानी पी लें और अफ्तारी में तो खैर वो पानी पिएंगे जब प्यास लगेगी। तो पानी की मिकदार सुबह के वक्त शाम का ज़्यादा होनी चाहिए, शुगर मीठी चीज़ें कम होनी चाहिए, चिकनाई वाली चीज़ें कम होनी चाहिए, पेट भर के खाना ना खाएं ताकि दिल के ऊपर बोझ ना बने, क्योंकि जितना पेट फुल होगा उतना आपके दिल के ऊपर बोझ बनेगा। तो उस एक नॉर्मल खाना खाएं और आप पानी का जो है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें। सर तो क्या ओवर ईटिंग करने से भी दिल का दौरा पड़ सकता है, और स्पेशली रमज़ान में जब अचानक से आप रोज़ा खोलते हैं तो इसका दिल पर क्या असर होता है अगर ओवर ईटिंग आपने कर ली? ओवर ईटिंग से देखें, जब आपका मैदा भरा हुआ होता है तो
दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसमें से आपका एंजाइना कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है। और कई दफ़ा अगर आपका एंजाइना या हार्ट अटैक रुका हुआ होता है तो आपकी ओवर ईटिंग की वजह से आपके सिम्टम ज़्यादा होते हैं, और आपको ओवर ईटिंग की वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। उसी में आपको वॉमिटिंग और ये चेस्ट पेन वगैरह शुरू हो सकता है। कोशिश ये करें कि हमेशा गैप में, अगर आप अफ्तारी है तो अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद आप खाना खाएँ, और खाना भी इस हिसाब से खाएँ कि आपको ये ना पता चले कि खाना मेरा गले तक पहुँच चुका है। बिल्कुल। यानी कि हिसाब से खाएँ, थोड़ा भूख रख के खाना खाएँ, उसको गैप के बाद आप खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और सादा रखें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। सर, इज़ इट अ गुड टाइम टू क्विट स्मोकिंग? क्योंकि स्मोकिंग छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप रोज़ा रखे हुए हैं तो आप इससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं उस दौरान, तो रोज़ा खोलने के बाद भी आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस बिल्कुल, ये हवाले बहुत से? अच्छा सवाल है आपका। और ज़्यादातर वो लोग जो कि स्मोकर हैं और हैवी स्मोकर हैं, वो अगर इतना सब्र कर लेते हैं, 13 घंटे का सब्र कर लेते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि वो सिगरेट छोड़ दें। सही। और उसमें से अच्छा ओकेजन होता है कि रमज़ान में से बहुत सारे जो स्मोकर होते हैं रमज़ान में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मैनेज कर लेते हैं। 13 घंटे जब मैनेज कर लेते हैं तो बाकी घंटे जो है करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और स्मोकिंग आपको पता है कि हर बीमारी की जड़ है, और उसमें से आपको जो है हर तरह की बीमारी स्मोकर को लग सकती है, जिसमें से दिल की है, फेफड़ों की है, मुंह की है, आंतों की है, मैदे की बीमारियां हैं, वो कैंसर्स हैं मुख्तलिफ। अगर आपको ये हो कि ये ना, आपके लिए बड़ा अच्छा होता है कि आप जो है सिगरेट से जान छुड़ा लें। सही। सर, जो लोग जिम जाते हैं रेगुलरली, क्या वो रोज़ों में भी जिम जा सकते हैं? और वो लोग जो कि जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या रोज़ों में वो जिम स्टार्ट कर सकते हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम रहमतुल्लाह, मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन है? अच्छा, कहाँ अदर से? साहब से थोड़ी सी कोई क्वेश्चन है। जी जी। खैर, अदर साहब, जी जी। जी जी, सबसे पहले बोलिएगा। अल्लाह आपको और आपके खानदान को, माँ बाप को ये अजर नसीब फरमाए कि जी इतनी आला मालूमात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आमीन। अच्छा, दूसरी बात ये साहब कि थोड़ा मेन्यू बता दो खाने का, सब्ज पत्तों में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिगर भी महफूज रहे और दिल भी और गुर्दे। ये ऐसी मेन्यू, खुराक को कोई ऐसा मेन्यू बता दें जिस पर हम अमल करके इन चीजों से यानी बड़े लॉस से बच सकें। सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है, रावलपिंडी का आजम कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं आप मैडम का भी और आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम करके लोगों की रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपने इज्जत कॉल दे किया, आपको। और बहुत शुक्रिया दुआओं का। जी सर, जी बड़ा अच्छा अच्छा, सवाल सबसे है पहले इनका। जी इनका शुक्रिया बहुत जी। बहुत, इन्होंने बच्चे अच्छे अल्फाज में जी। अपने जज्बात का इजहार किया, और थैंक यू वेरी मच। उसमें देखें जी कि ये नॉर्मल तो जो खाना सुबह को होता है कि मैं नॉर्मली, अभी मैं क्या करता हूँ, जवान आदमी है वो सुबह वो पराठा खाता है कि लेट हजम होगा, ठीक। भूख नहीं लगेगी। मैं हमेशा खुश्क रोटी खाता हूँ, और अगर कहीं पराठा खाना पड़े तो हफ्ते में एक दिन कहीं पराठा खाता हूँ। ठीक है। और सुबह के वक्त जो रात का सालन होता है उससे ले लिया, दूध का गिलास सुबह पी लिया, ठीक है। और साथ पानी वानी पी लिया। फ्रूट कोई पड़ा हुआ है तो वो मौसमी जो भी फ्रूट आपके पास पड़ा हुआ है वो आप ले लें, सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें। और शाम के वक्त जो है वो खजूर और है। चाट वगैरह कोई है उससे जिसमें स्टार्ट हाँ कीजिए। हाँ, चना चाट हो गई, फ्रूट चाट हो गई, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ रोज़ा खोल लें। और कभी कभार समोसा या पकौड़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोज़ाना की मामूल ना बनाएं, क्योंकि उसके अपने जी। नुकसान है। उससे कोलेस्ट्रॉल आपका ऊपर चला जाता बिल्कुल। है, मोटापा ऊपर हो जाता है। और आप, चूँकि वो जो पूरी कोशिश होती है कि इस रमज़ान में मैंने अपना वेट कर, मैं नॉर्मली अपने रमज़ान में 5 से 10 केजी तक वेट अपना रिड्यूस कर लेता अच्छा, हूँ, वेरी उसमें हो नाइस। जाता है। वो नॉर्मली यही एक वजह होती है। उसमें से ज़्यादातर मीठी चीज़ों को कम, चिकनाई चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं शाम को सबसे ज़्यादा आपको मोटापा करते हैं। जब आपको मीठी चीज़ जैसे जाम शीरी है, कोई और मीठा शरबत है, क्योंकि उस शरबत में चीनी बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, मोटापा बड़ी जल्दी होता है। और दूसरा जो है हमारे स्नैक्स जो होते हैं रोज़ा खोलने वाले, उससे मोटापा बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप खजूर खा के और उसके साथ आप जो है वो बेशक शिकंजमीन के साथ आप हाँ, रोज़ा खोल लें, नींबू पानी पानी के पी साथ रोज़ा लीजिए। खोल लें, और उसके बाद आप खाना खा लें तो फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा। और फ्रूट वगैरह, फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर रखें, फ्रूट बिल्कुल। आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और सुबह के वक्त आप दूध का एक गिलास पी लें। अंडे की जो है वो सफ़ेदी आप रोज़ाना ले सकते हैं। और अगर आपको दिल की बीमारी नहीं है तो फिर आप बेशक रोज़ाना पूरा अंडा जर्दी सफ़ेद ले लें। लेकिन अगर आपको दिल की बीमारी है तो 2-3 दिन से ज़्यादा जर्दी के साथ अंडा ना खाएं। प्रेफरेबली अंडा जो है वो बुला हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो सही। फ्राइड होता है या ऑमलेट होता है उसमें
ऑयल ज़्यादा होता है, चिकनाई ज़्यादा होती है, तो उसमें वो फ़ायदा जो है उसका वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है। सर आजकल जब मैं इंटरनेट ओपन करती हूँ तो जितनी भी रेसिपीज़ आ रही होती हैं वो फ्राइड आइटम्स की होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि फ्राइड नहीं होती। जिस तरह कि आप सैंडविचेस बना सकते हैं, उसमें आप अंडे को बॉईल करके मैश करके डाल सकते हैं। इसी तरह मैं ये भी पढ़ रही थी नाजरीन कि अगर आप एक समोसा खाते हैं तो जितनी कैलोरीज आप उससे लेते हैं उनको बर्न करने के लिए आपको 2.5 किलोमीटर वॉक करनी पड़ती है। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये जो चीज़ मैं खा रहा हूँ इसके लिए मुझे इतनी वॉक करनी पड़ेगी, इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि सादा तरीके से रोज़ा रखिए और सादा तरीके से उसे रोज़े को खोलिए। उसमें जिस तरह के सर ने बताया, आप खजूर ले सकते हैं, शिकंजबीन बना सकते हैं। आप स्टार्ट कीजिए फ्रूट चाट से और उसके बाद अगर आप पकौड़ा या समोसा खाना चाहते हैं तो 1 या 2 से ज़्यादा मत खाइए। और फिर ये है कि आराम से नमाज़ पढ़िए, उसके बाद आप हल्का फुल्का खाना भी खा सकते हैं। इसी तरह सहरी में जिस तरह के सर ने बताया कि कोशिश कीजिए कि पराठों को अवॉइड किया जाए। आप सादा रोटी खा सकते हैं, चक्की वाले आटे की रोटी काफ़ी देर तक आपको एक फिलिंग इफ़ेक्ट देती है। बहुत सारे लोग सीरियल्स भी खाते हैं। अगर आप दही खाएंगे तो उससे भी आपका रोज़ा सर बड़ा अच्छा गुजर जाता है, प्यास का एहसास भी नहीं होता। और वो बहुत सारे लोग रमज़ान में सर ये कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि उनको हार्ट बर्न शुरू हो जाता है। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप दही का इस्तेमाल करें और फिर देखें कि उसका कितना अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। तो रमज़ान में हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है कि आपको नॉर्मल लाइफ में भी ये करना चाहिए। सर हम बात कर रहे थे, हमने स्मोकिंग की बात की और फिर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे कि कुछ लोग होते हैं वो रेगुलरली जिम जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं अच्छा रमज़ान है, हम फास्टिंग तो कर ही रहे हैं, हमने वेट लॉस करना है तो चलो जिम भी कर लेते हैं। तो क्या ये नुकसानदेह तो नहीं है, स्पेशली अगर आप दिल के मरीज़ हैं? देखिए, जिम जो होता है ना, अगर तो स्टैटिक एक्सरसाइज है, खड़े होके वेट उठाना, मसल बनाना, पुशअप्स करना, वो नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक है, वो आप करें। और आप, मैं नॉर्मली एडवाइस करूँगा कि अगर आपने जिम करना है तो अफ्तारी के करीब करें। ठीक है। तो क्या वहीं पे आपको जिम करते हुए प्यास भी लग सकती है, एग्जर्शन भी होती है, ब्लड शुगर लेवल भी ड्रॉप हो जाते हैं, तो ताकि वापस फ़ौरन आके आप अपना इफ्तारी कर सकें और आपके ब्लड शुगर लेवल और डिहाइड्रेशन जो है, पानी की कमी है, वो पूरी हो सके। अगर आप पहले कर लेंगे तो हो सकता है कि रोज़ा आपको तंग करना शुरू कर दें और आप प्यास भी लगे और भूख भी लगे और ब्लड शुगर लेवल भी ड्रॉप हो जाए। तो नॉर्मली तो ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए जिम अगर करना हो तो इफ्तारी के नज़दीक करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सही है और सर। कोशिश ये करें कि मॉडरेशन में करें, ज़्यादा सख्त ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी लंबी एक्सरसाइज ना हो, जिसमें पानी की कमी ना हो और शुगर लेवल ड्रॉप ना हो। अच्छा सर, ख़वातीन को क्या आप एडवाइस करेंगे, क्योंकि वो हमेशा से ये कंप्लेन करती हैं कि हम घर में ही रहते हैं, हमें वॉक का भी मौका नहीं मिलता, सारा दिन हम रोज़ा भी रखते हैं और फिर चीज़ें सबके लिए बनाई। और हमने देखा है कि अक्सर ख़वातीन की जो हेल्थ है वो निगलेक्ट होना लग जाती है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ सोहा से। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल ये है कि कभी कभी ना दिल में दर्द होता है, रोज़ों में रोज़ा रखने से दिल में कभी कभी दर्द होता है। दिन अच्छा, में 1-2 बार में शदीद दर्द होता है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ हमें समझ में नहीं आ रही। दिल में शदीद दर्द होता है, ठीक है, कभी दिल रोज़ा में रखने दर्द के होता बाद है, 2 कब दिन से में आ दिन में रहा है 1-2 ये बार दर्द दर्द और होता है। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 20 साल। हाँ, यंग आवाज़ लग रही थी मुझे। तो ये दर्द कितनी देर के लिए आता है? क्या इसके साथ पसीने भी आते हैं आपको? नहीं नहीं, सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए आता है, फिर रुक जाता है, फिर आधे अच्छा, घंटे के ठीक बाद है। वक्फे से आता है। ठीक है, किस जगह पर आता है? क्या सीने में आता है, लेफ्ट साइड पे आता है या दरमियान में आता है? नहीं, जो दिल वाली साइड है वहाँ पर ही आता है, लेफ्ट में। अच्छा, और ये सिर्फ रमज़ान में आ रहा है या इससे पहले भी आता था? नहीं, इससे पहले कम आता था लेकिन रमजान में ज्यादा किसी डॉक्टर को चेक करवाया है आपने? चेक हुआ है, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब जो भी बात कर रहे हैं तो ठीक है, आपने कहा पूछ लूँ। कोई परेशानी तो नहीं है घर में? नहीं, परेशानी खास तो नहीं है। ख़ास नहीं है, थोड़ी आम सी है? मतलब है, मतलब परेशानी नहीं, बस ऐसे ही रोज़ नहीं, मुझे शायद भी अब मैंने कहा पूछ लें, ठीक है। कभी कभी होता है दर्द। अच्छा, ख़ानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, फैमिली में किसी को नहीं। ठीक है, सिगरेट नोशी करते हैं आप? नहीं नहीं, कुछ चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। यंग पेशेंट हैं, थोड़ी सी आवाज़ से भी थोड़े से डाउन लग रहे हैं। ठीक है, कभी कभी दिल में दर्द आता है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, उसमें कहते हैं कि रोज़े के दौरान दर्द आता है। उसमें बेसिकली कई दफ़ा होता है कि आपने कोई एक तो देखें ना, रोज़े में खाने का टाइम भी बदल जाता है, आप सोए हुए उठते हैं और फिर उसके बाद आप सहरी खाते हैं,
तो आपकी गट और आपके सिस्टम जो अभी तक जागा नहीं होता और देन आप स्टफ़ करना शुरू करते हैं। तो शुरू में तो ये होता है, पहले चंद दिनों में ये होता है कि आपको दर्द भी हो सकता है, पेट ख़राब भी हो सकता है, फुलनेस भी महसूस होता है। जो जिस्म यूज टू होता है तो सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और आप लाइट फील करना शुरू करते हैं। इनका जो दर्द है मोस्ट प्रॉबेबली आई थिंक ये इससे खाने से रिलेटेड है और ये दिल की तरफ जो है इसका कोई लगता नहीं है कि उस बीमारी उस तरह, क्योंकि उम्र भी इनकी काफ़ी यंग है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप यंग भी हैं और आपके कोई सिम्टम्स आए हैं और आपको कोई तकलीफ़ हुई है तो ये बड़ी अच्छी एक टाइम होता है कि आप अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें, जिसमें ECG है, ब्लड टेस्ट आपके हो जाने चाहिए और एक छाती का एक्सरे और एको टेस्ट जो है वो ज़रूर हो जाना चाहिए। कई दफ़ा जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं जो पहले डिटेक्ट नहीं हुई होती और इसी तरह कोई एक आध सिम्टम आता है और आपको पता चलता है कोई गड़बड़ हुआ है तो फिर आप नॉर्मली डॉक्टर के पास भी उस वक्त जाते हैं जब आपको कोई सिम्टम तंग कर रहा होता है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट हो जाएं तो आपको पता चल जाता है कि कोई इस तरह की बीमारी है तो नहीं है। सही, ठीक है। यानी कि ये डॉक्टर के पास चले जाएं, ऑल्दो कि इनको डॉक्टर ने कहा है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फिर भी टेस्ट करवा लें। ये बड़ा ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाएं तो वो इनकी नब्ज़ चेक करें, इनका ब्लड प्रेशर चेक करें, स्टेथोस्कोप लगा के दिल की आवाज़ सुने और इसके बाद चेस्ट एक्सरे, ECG और एको जो है ज़रूर करवा लें। सर हम हमेशा से बात करते हैं कि हार्ट अटैक वगैरह की, तो ये बताइएगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को दिल का दौरा पड़ रहा होता है और उसने रोज़ा रखा हुआ है तो फिर क्या फ़र्स्ट एड होनी चाहिए? जी देखिए, अगर दिल का दौरा पड़ रहा है तो फिर फ़ौरन आप ज़ुबान के नीचे गोली रखें, रोज़ा आप तोड़ दें, खोल दें उस वक्त, क्योंकि जान जो है ज़्यादा ज़रूरी है और उसका फ़ौरन इलाज करें। जैसे मैंने पहले कहा कि एंजियोसेट घर में हो तो वो ज़ुबान के नीचे गोली रखें और डिस्प्रिन की गोली है तो वो चबा के खा जाएँ और आप अस्पताल फ़ौरन पहुँच जाएँ, क्योंकि हो सकता है कोई दिल का दौरा अगर पड़ रहा हो तो आपको चंद सेकंड दे या चंद मिनट दे कि इसमें दिल बंद भी हो सकता है, ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है, आहिस्ता भी हो सकता है, दिल फेल भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई सीरियस इमरजेंसी बन सकती है। इसलिए कभी आप जो कंप्लेसेंट हो के घर में बैठे नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि वो मौका फिर आपको दोबारा ना मिले, वो फ़ौरन उसका इलाज शुरू हो जाए तो आपके दिल के दौरे से बच सकते हैं या उसके बुरे असरात से बच सकते हैं। सर ये सवाल मैंने इसी वजह से पूछा क्योंकि जो बूढ़े वालिदैन होते हैं अगर उनको दर्द आ भी रहा हो तो बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि वो कहते हैं नहीं मेरा रोज़ा है और दवाई नहीं ले रहे होते। तो हमारा पैगाम यही है नाजरीन आपको कि खुदा न ख्वास्ता अगर दिल का दौरा आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये दर्द दिल का दर्द है, तो फिर आपने रोज़े की परवाह नहीं करनी। अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला कहीं ये नहीं कहता कि आपने अपनी जान को ख़तरे में डालना है। आपके पास दवाई होनी चाहिए और आप दवाई जो है फ़ौरन उसे मुंह में रख लीजिए ताकि दिल के दौरे को स्टॉप किया जा सके। ठीक है सर, हम डिफरेंट बातें कर रहे थे तो ख़वातीन की मैं आपसे चाह रही थी कि बात करूं। बहुत सारी ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो लो ब्लड प्रेशर क्या नुकसानदेह हो सकता है और रमज़ान में जिन ख़वातीन का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? लो ब्लड प्रेशर का तो एक तो ये फ़ायदा होता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता और हाई ब्लड प्रेशर के ज़्यादा नुकसान हैं। ख़वातीन में जो वो कहती हैं कि लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। देखिए मैंने पहले भी कहा, सारे प्रोग्राम में बताया था कि आपका ब्लड प्रेशर जो है लोअर लिमिट है 90 ऊपर वाला 60 नीचे वाला, ये नॉर्मल है। यहाँ से शुरू होता है और 140-90 तक जो है वो नॉर्मल रहता है। इसके दरमियान कहीं भी ब्लड प्रेशर है तो वो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसलिए जब आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कहता है जी आपका लो ब्लड प्रेशर, वो बताता नहीं कितना ब्लड प्रेशर, लिखता भी नहीं है। उसे कहे जी लिख दे मेरे कागज़ पे, मेरे नुस्खे पे लिख दें कि मेरा कितना ब्लड प्रेशर था, ताकि अगली दफ़ा हूँ तो मुझे पता हो कि उस वक्त मेरा कितना ब्लड प्रेशर था और अब कितना है। नॉर्मली लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। देखें लो ब्लड प्रेशर होता है उस वक्त चंद एक बीमारियाँ जिसमें होता है जब आपको या बुखार हो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई हो, आपको डायरिया हो, आपको उल्टियाँ आ रही हो, क्या आ रही हो, उसमें ब्लड प्रेशर लो, डिहाइड्रेशन से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये कई दफ़ा गलती से आपने कोई दवाई खा ली हो जो ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग है उससे कम हो जाती है, वो बंद करने से वो ठीक हो जाती है। तो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर कुछ ना कुछ खाने पीने से ठीक हो जाता है। जैसे शिकंजबीन पी लें, चाय पी लें, कहवा पी लें, ये चीज़ें हैं जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। आपको किसी किस्म की ट्रीटमेंट जो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर बहुत सारे जो आजकल इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं घर में जो है ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले डिजिटल BP जो अपरेटस है वो पड़े, वो
वो गलत रीडिंग देती है। बहुत सर, सारे ये लोगों की बड़ा गलत प्रॉब्लम रीडिंग है। आती है। किसी का वो कहता है जी आपका ऊपर वाला 60 है, नीचे वाला 20 है या 30 है, और जब हम चेक करते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। हाँ जी। तो मैं तो वो कहता हूँ कि ऐसे गैजेट को उठा के बाहर फेंक दे जो खाम खा की इमरजेंसी ना हो और वो आपकी इमरजेंसी बना इमरजेंसी दे। क्रिएट कर दे। और मैंने देखा है कि इवन बहुत एक्सपेंसिव वाले जो जी हाँ, वो भी डिजिटल गड़बड़ करते हैं। थर्मामीटर और जी, इस वो तरह भी के जो गड़बड़ करते डिजिटल हैं। आपके ब्लड प्रेशर मीटर हैं वो गलत रीडिंग दे रहे होते हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मंजूर अहमद कमालिया से बात कर रहा हूँ। मंजूर बलोच जी। जी मंजूर साहब, सवाल पूछिएगा। जी, मंजूर बलोच कमालिया से बात जी कर रहा जी, हूँ मैं। आवाज़ आ रही है, सवाल पूछिएगा। जी, मेरा मैदा खराब है और दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, और जो है वो सांस भी बहुत फूलता है। अच्छा, ये कब से हो रहा है आपको? ये दिल की धड़कन डॉक्टर साहब से पहले 3 हफ्ते पहले मशवरा किया था। अच्छा तो डॉक्टर साहब ने वॉक का मशवरा दिया था, तो ठीक है। वॉक करने से भी कोई इतना फर्क नहीं महसूस हुआ। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा उम्र क्या है आपकी? तो उम्र क्या है आपकी? जी, एज क्या है आपकी? उम्र मेरी है तकरीबन 27 एज। अच्छा ठीक है, आप ये बताइएगा थायराइड के टेस्ट वगैरह हुए हैं कोई? और दिल में कोई दर्द जी, वगैरह भी टेस्ट आता है धड़कन के वगैरह, साथ? शुगर का भी टेस्ट, हेपेटाइटिस ए बी सी। ठीक है जी जी। नहीं नहीं, दिल पे कोई दर्द वगैरह नहीं होता। अच्छा ठीक है, सिर्फ धड़कन तेज रहती है। चाय वगैरह का इस्तेमाल तो ज्यादा नहीं कर रहे, नींद पूरी कर रहे धड़कन हैं? तेज रहती है और कमजोरी महसूस करता हूँ मैं, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अच्छा ठीक है, खून के कुछ टेस्ट हुए नहीं हैं जिस तरह के हीमोग्लोबिन वगैरह? नहीं, चाय वगैरह नहीं पीता मैं। अच्छा ठीक है, खून के कोई टेस्ट हुए, हीमोग्लोबिन वगैरह चेक हुआ है आपका? नहीं अच्छा ठीक है, सिगरेट नोशी तो नहीं करते आप? जी, सब कुछ चेक हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमजोरी हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है सर, आपको इस बात ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और सिगरेट पीते? कह रहे नहीं, सिगरेट नहीं पीता मैं। हाँ, और जी। ईसीजी वगैरह इनकी हुई थी? ईसीजी वगैरह किए उन्होंने? कोई दिल के टेस्ट हुए हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी सर, यंग पेशेंट हैं, पहले कॉल कर चुके हैं, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, कमज़ोरी भी महसूस होती है, 27 साल इनकी हाँ, उम्र है। उसमें मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। कई कुछ लोग जब उनका खाना पीना कम होता है, वेट कम होता है, और जैसे आपने उनसे पूछा कि थायराइड के टेस्ट करवाए, थायराइड का टेस्ट करना होता है, कई दफ़ा हाइपरथायराइडिज्म में या थायरोटॉक्सिकोसिस में इस तरह हो जाता है कि दिल की धड़कन तेज़ और पसीना ज़्यादा आता है, वेट लॉस होता है, और कई दफ़ा सिर्फ सिंपल एंग्जाइटी परेशानी की वजह से जो है आपका दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। थोड़ा सा भी बंदा किसी वजह से परेशान हो तो, या फिर आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी हो होती सकते हैं, ये कह रहे हैं जी, सांस भी फूलता है इनको। हाँ, वो देखना पड़ेगा। वही वाली चीज़ है, एक दफ़ा टेस्ट हो के, जैसे आपने उनसे कहा जी कि ब्लड के टेस्ट हुए, हीमोग्लोबिन कम हो, खून की कमी हो, कई दफ़ा पेट में कीड़े हों, पेट में कीड़े भी हो उसकी सकते वजह जो हैं। नॉर्मल एक वजह होती है खून की कमी की, वो ये है कि पेट में कीड़े हों, बिल्कुल। तो उससे खून की कमी की वजह से दिल की धड़कन तेज़ होती है, थकावट महसूस होती है, सांस फूलनी शुरू हो जाती है, और ये वाली चीज़ें होती हैं। ये बेस लाइन टेस्ट होते हैं जो वहाँ का लोकल जो जीपी है, जो डॉक्टर्स है, वो एटलीस्ट देख लेते, एक्सरे, ब्लड सीपी वगैरह, शुगर के टेस्ट, थायराइड के टेस्ट, ये सारे एक दफ़ा देख ले। बिल्कुल। और कई दफ़ा सिंपल एंग्जाइटी होती है, और एंग्जाइटी को ट्रीट करने से मरीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाता हाँ, है। क्योंकि ये काफ़ी यंग पेशेंट हैं, और जिस तरह के ये सिम्टम्स बता रहे हैं, या वो एंग्जाइटी के हो सकते हैं, या जिस तरह के हमने कहा कि खून की कमी, और खून की कमी की एक बहुत बड़ी वजह नाजरीन पेट में कीड़े भी हैं, जो कि हमारे मुल्क में, हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बड़ा आसान सा तरीका है, वो हम बता देंगे। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी, मोहम्मद जाहिद राना बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब सवाल पूछना है, एक तो मुझे ना, मैं ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा हूँ तकरीबन 4 साल से, डायबोन 80 ग्राम, अच्छा और एक तो मैं ये टैबलेट छोड़ना चाह रहा था, तो ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि मैं छोड़ सकता हूँ टैबलेट? अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे प्रॉब्लम होता है कि अक्सर मुझे ना गैस ट्रबल बड़ी रहती है, अक्सर ठीक है। मुझे तेजाबियत इस किस्म का बड़ा पेट फूल जाता है। इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ। तो ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ब्लड प्रेशर कितना रहता है आपका मेरा डायबान के साथ? मेरा मेडिसिन के साथ? 300
जी वैसे तो मेरे ख्याल से नॉर्मली मेरा रहता है, मैं छोड़ना चाह रहा था, मैंने कहा इतना तो नहीं होता, नहीं, कम आप टाइम ये गर्म चीज बताइएगा खा लूं, वो कोई गोश्त खा लूं, ठीक है। उस वजह से। जी सर। या आपको सिर्फ लगता है कि ठीक रहता है या आप चेक भी करते हैं, और अगर चेक करते हैं तो क्या वैल्यू आती है आपके ब्लड प्रेशर की? अब तो बड़े दिन हो गए चेक नहीं किया, अब टैबलेट में खा लेता हूँ नाश्ते के बाद सुबह। अच्छा ठीक है। कब आपको से ले रहे हैं? कब से ले रहे हैं ये 4 साल हो गए, डायवोनेटी सिंपल। अच्छा 4 साल तो से। छोड़ना क्यों चाह रहे हैं जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, आप ठीक हैं, किस वजह से छोड़ना चाहते हैं? बस मैं चाह रहा हूँ कि अक्सर सुना कि गुर्दे खराब हो जाते हैं, चीजें खराब खाने से नुकसान ठीक होता है। है इस टैबलेट का। ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। इस पर डॉक्टर साहब से हम जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, क्योंकि इससे दूसरों की भी रहनुमाई होगी। जी सर, ब्लड देखिए- प्रेशर चेक नहीं किया, कहते हैं मैं ठीक हूँ और दवाई छोड़ना चाहता हूँ। ये मसला हम सबका है। ये सब क्या है, और मरीज़ जो है वो दवाई से जान छुड़ाना चाहता है और दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो वो ब्लड प्रेशर का जो मसला है वो सारी उम्र का मसला होता है। जो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर होता है ना, जिसमें किसी का 61, 60, 150 हो गया, नीचे वाला 95 हो गया, 100 हो गया, तो कई दफ़ा डाइट से, एक्सरसाइज से और आप अपनी आदतें जो है वो ठीक करके तो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर है वो सारी उम्र का मसला होता है और दवाई जो है वो सारी उम्र खानी होती है, आपको बंद नहीं करनी होती। हाँ, कहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर 110-70 से नीचे चला जाए तो डॉक्टर के मशवरे के बाद आप दवाई की डोज एडजस्ट कम कर सकते हैं। लेकिन जब वो कम करने के बावजूद 110-70 से नीचे रहे तो फिर डॉक्टर जो है अपनी सुपरविजन में दवाई बंद करके देख सकता है कि कहीं रिबाउंड तो नहीं होता, आपका दोबारा ब्लड प्रेशर तो नहीं कहीं ऊपर चला जाता, जो इतनी मुश्किल से कंट्रोल हुआ होता है और 24 घंटे एक दवाई का जो लेवल है खून में रहता है और वो कंट्रोल कर रही होती है, और फिर आप छोड़ते हैं तो एकदम वो जंप करता है और ऊपर चला जाता है, तो उसके नुकसान होते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि नहीं चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करें, और एक दिन सुबह करें और नाश्ते के बाद और रिकॉर्ड करें, और एक दिन शाम को खाने के बाद करें, देखें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे बिहेव करता है। अगर 110-70, 140-90 के दरमियान रहता है तो बहुत अच्छा, फिर से जारी रखें। अगर 110-70 से नीचे जाता है तो फिर इस गोली को आदी करें, और आदी करने के बाद देखें कि क्या फिर लो तो नहीं रहता 110-70 से नीचे, फिर डॉक्टर के मशवरे के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। और फिर बंद करने के बाद आप फिर उसे चेक करवाएंगे कहीं रिबाउंड, ये तो नहीं है कि डबल जो है वो लेवल उसका हो जाता और 200 ऊपर वाला क्रॉस कर और नीचे वाला 120 क्रॉस कर, वो फिर इमरजेंसी बन जाती है। बिल्कुल, यानी अगर इनका ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है तो वो ये हो सकता है कि दवाई की वजह से मेंटेन्ड है, और अगर आप छोड़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपने खुद से स्टॉप नहीं करनी, आप ये कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। फिर डॉक्टर के मशवरे से आप दवाई को कम कर सकते हैं, और फिर भी आपने रिकॉर्ड रखना है कि कितना कम हो रहा है अब आपका ब्लड प्रेशर या किस रेंज में चल रहा है, तो उसी हवाले से डॉक्टर एडजस्ट करेगा। और दूसरा ये बताना चाहूँगा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये घुटने के दर्द या बाकी, देखिए ये जितनी दवाइयाँ हैं ना ब्लड प्रेशर की हम देते हैं, क्योंकि ये पता है सारी उम्र खानी है, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, इनके अच्छे इफ़ेक्ट्स, इनको इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये बुरे असरात हैं जो ब्लड प्रेशर, उससे बचे रहेंगे। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि कहीं मेरे गुर्दे ना ख़राब हो जाएं, तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दवाई खाने से गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, दवाई ना खाने से ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों को फेल कर देता है। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या नाम है और सवाल पूछिएगा? जी आयशा। जी आयशा, सवाल पूछे। जी मैम, मैंने अपनी मदर के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछना है। वो 2 मंथ्स अगो उनको ना हार्ट अटैक हुआ था, और अब उनका जो हार्ट है वो 40% वर्किंग पे है। ठीक है। और मैम वो उनका जो GFR है, जो किडनी इशू है, वो भी किडनी जो है GFR उनका 39% पे है। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि 2 डेज अगो अर्ली इन द मॉर्निंग उनकी ना जुबान जिसे कहते हैं ना थथिया जाना, उस तरह हो गई थी, और उनसे वर्डिंग सही अदा नहीं हो रही थी। तो उस टाइम जब BP चेक किया था 140/60 था। अच्छा। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछने है कि आया इसकी काज क्या बनी होगी, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या ये कार्डिक से रिलेटेड कुछ है, या क्या थोड़ा अगर गाइड कर दे, और BP के हवाले से भी कि क्या 140 जो ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा है, क्या ये उनके लिए सही है या ज्यादा है? अच्छा, ये बताइएगा कि उनकी उम्र क्या है। दूसरा ये बताइएगा कि जब ये उनको अटैक आया है आप किसी डॉक्टर के पास लेकर गई हैं, क्योंकि ये स्ट्रोक के सिम्टम्स लग रहे हैं। वो तो मैम 2 मंथ वो जब हार्ट अटैक हुआ था डेफिनेटली, तब तो वो एडमिट भी हुई थी। और नहीं, ये जो जुबान लड़खड़ा रही थी उनकी, इसमें आप डॉक्टर के पास लेके गई हैं? ठीक है। शुगर भी है उनको क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
शुगर भी है उनको? जी मैम है, शुगर भी है। अच्छा, कंट्रोल्ड है या नहीं? मैम आजकल तो वो GFR का टेस्ट इसीलिए करवाया गया था कि आजकल उनकी ना लो की तरफ जा रही थी, लेकिन जिस दिन इनका ये इशू हुआ ना जुबान वाला, उस दिन फास्टिंग में 198 थी और अच्छा, BP 140/60 था। ठीक है, सही। सर सवाल कोई आप पूछना चाहेंगे? जी जी बस ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप ज़रूर सुनिएगा, आपको जवाब देते हैं। जी जी आई थिंक एज उन्होंने बताई कि 80 है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और दूसरा हार्ट अटैक हुआ है। उसमें से बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि हार्ट स्पीच भी अटैक, जी हाँ, उसमें हार्ट अटैक के बाद जो इन्हें सिम्टम हुए हैं कि ज़ुबान थते आ गई थी उनकी, ये सिम्टम वाकई स्ट्रोक के होते हैं। और कई दफ़ा होता है कि दिल के अंदर क्लॉट कोई पड़ा हुआ हो तो वो क्लॉट टूट के दिमाग की तरफ जाता है, तो इस तरह स्ट्रोक वगैरह करता है या फॉलेज करता है। या फिर आपकी जो गर्दन की वो शायरग है जिसे हम कैरोटिड कहते हैं, कैरोटिड आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज होती है या वहाँ से कोई ना कोई टुकड़ा टूट के ऊपर ब्रेन में जाता है और स्ट्रोक करता है। और ये वार्निंग होती है, बड़े बड़े फॉलेज के आने की वार्निंग होती है क्योंकि बड़ा फॉलेज आगे आ रहा है। तो इन्हें चाहिए कि डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। एक तो इनका जो है वो ECG और एको ज़रूर हो जाना चाहिए। कई दफ़ा रिदम ख़राब हो जाए उससे क्लॉट बन के चले जाते हैं, और कई दफ़ा हार्ट के अंदर क्लॉट बना होता है तो एको वगैरह करते हैं, उस पर देखते हैं जी उसमें कोई क्लॉट नहीं है। फिर इसका जो शारक है, कैरोटिड है, इसका डॉपलर होता है, वो डॉपलर के वहाँ पे कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। डॉक्टर्स को आई थिंक एक कार्डियोलॉजिस्ट को और न्यूरोलॉजिस्ट को दोनों को दिखाना जो है इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वार्निंग है कि मे बी के फ्यूचर में कोई बड़ा फॉलेज का अटैक ना हो। और वो इनको ब्लड थिनर्स देंगे और इस तरह की चीजें देंगे। ब्लड थिनर तो मेरा उम्मीद है कि इन्हें हार्ट अटैक को ऑलरेडी ले रहे होंगे। हार्ट अटैक वैसे एस्पिरिन वगैरह तो ले रहे होंगे, हो सकता है क्लोपिडोग्रेल भी ले रहे हों। वो दोनों जो है ब्लड थिनर अच्छी हैं जो स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करती हैं और हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करती हैं। तो वो, लेकिन ये टेस्ट करवाएं। कई दफ़ा अगर कैरोटिड बंद है और इतनी टाइट बंद है कि उसमें स्टेंट डलवाना पड़े, फिर स्टेंट डलवाना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा डायग्नोज करने की ज़रूरत है कि वजह क्या हुई है। हाँ, और कई दफ़ा होता है कि आपको कोई और ब्लड थिनर बीच में ऐड करना पड़ता है। इन दो के अलावा इंजेक्शन फ्रैक्शन इनका 40 था, वो देखें 40 ठीक है। आई थिंक नॉर्मल 60 होता है, उसमें 20% डैमेज हो गया होगा हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन 40 भी ठीक है, उसके साथ चल रहा होता है। लेकिन कई दफ़ा हार्ट के अंदर क्लॉट बन जाता है, उस क्लॉट की वजह से वो क्लॉट टूट के टुकड़े टूट के फालिज करता है, तो उस क्लॉट को ट्रीट करने के लिए फिर अलग दवाई शुरू करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, जिस तरह कि आपने कहा कि ये फालिज जिससे उसका अटैक आ सकता है और उससे इंसान पूरी ज़िंदगी के लिए अफेक्ट हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट करवा लें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एको बहुत ज़रूरी है, दिल में टुकड़े पड़े हुए होते हैं, वो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या रिदम आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो ये सारे टुकड़े डायरेक्टली आपके ब्रेन की तरफ जाते हैं। या अगर आपकी ये वाली शारक बंद है तो यहाँ से भी टुकड़े आपके ब्रेन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर फालिज कर देते हैं। तो इसको आपने नॉन सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है सर कि ये वार्निंग मिल जाती है लेकिन लोग इस वार्निंग को इतना सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से ज़्यादा मसला हो जाता है। सर ये बताइएगा कि जो दिल का मरीज़ दवाइयाँ ले रहा होता है, क्या ये दवाइयाँ सिर्फ इस वजह से होती हैं कि बीमारी मज़ीद ख़राब ना हो, या इससे बीमारी ठीक भी हो सकती है? देखिए, बीमारी जो है वो तो ठीक नहीं होती। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी ये बढ़ती जाती है, उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जो आप दवाइयाँ लेते हैं या आप परहेज़ करते हैं, ये उसकी स्पीड और उसके एग्रेशन को कम करती है। और जो आपको हार्ट अटैक होते हैं वो हार्ट अटैक होने नहीं देती, जो और कॉम्प्लिकेशन आनी होती है वो होने नहीं देती। और जो जो वो बीमारी बढ़ती है उसी हिसाब से उसकी तशख़ीस करके उसका इलाज जो है वो किया जाता है। कि अगर दवाइयों से कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर आप बेसिकली एंजियोग्राफी करके स्टेंट की ज़रूरत है स्टेंट डाल दें, बाईपास की ज़रूरत है तो बाईपास कर दें। लेकिन कई दफ़ा लोग अपनी जो डिसिप्लिन मरीज़ होता है, जो कि अपनी खुराक का ख़ास ध्यान रखता है, यानी सादा खुराक रखता है, अपनी दवाई बाकायदगी से लेता है, और जो हमने उसे एहतियात बताई हुई थी कि इतना चलना है, वज़न नहीं बढ़ने देना, सिगरेट नहीं पीना, ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करना है, शुगर है तो उसको कंट्रोल करना है, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करनी है, तो उसकी बीमारी कंट्रोल में रहती है और कोई नुकसान नहीं होता। अगर इसने बीमारी ने बढ़ना भी होता है तो इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, कंट्रोल में हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिसको मेडिसिन की वजह से लोगों को इसका ये फ़ायदा होता है। जो ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं तो एकदम फ़ौरन या तो कोई हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट फेल हो जाता है या हार्ट ब्लॉक होता है, और फिर वो हार्ट अटैक जो होता है वो इतना डैमेज कर देता है कि पूरे का पूरा दिल जो है उसका
इंजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग उसकी जो है वो मसल को डैमेज करके कम कर देता है, जो आपके लिए फिर मुश्किलात आगे जाकर पैदा करता है। हार्ट फेलियर हो गया, आपके फेफड़ों में पानी भर गया, सांस जो है लेना मुश्किल हो गया, खाना खाना मुश्किल हो गया। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं कि जब आपको ये मसला हो तो आप उसकी दवाइयाँ और एहतियात बाकायदगी से करें। सर, हम हमेशा से फ़र्स्ट एड बताते हैं कि अगर दिल का दौरा पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, लेकिन अगर बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाए तो फिर क्या करना चाहिए? कोई ऐसी दवाई है जो कि मरीज़ इमीडिएटली खा सकता है और डॉक्टर के पास जा सकता है, या नहीं आपने बस डॉक्टर के पास ही जाना है? नहीं नहीं, आई थिंक वो घर में आपको पड़ी होनी चाहिए कुछ मेडिसिन। देखिए, ब्लड प्रेशर शूट उस वक्त करता है जब आपने कोई डोज मिस की हो। ठीक है। जब आपने कोई ना कोई दवाई मिस की, खानी थी और नहीं खाई, टाइम पे नहीं खाई, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपके खाने में बेहतियाती हुई हो, कहीं आपने खाना ऐसा खाया जिसमें नमक बहुत ज़्यादा था और आपका शूट कर गया, या कई दफ़ा आप परेशान इतने ज़्यादा हो गए या कोई ऐसी परेशानी आ गई जो आपके कंट्रोल में नहीं थी और आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई उससे ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया। ये अगर चीज़ें आपने कंट्रोल की हैं और उसके बावजूद ऊपर चला गया तो फिर घर में टैबलेट एक होनी चाहिए, कैपोटिन जो है वो 25 मिलीग्राम की, 25 मिलीग्राम की होती है। तो वो अगर आपका 190-10 से ऊपर, एक नीचे वाला 110 से ऊपर चला जाए तो फिर आप ज़ुबान के नीचे आधी गोली रखें। अच्छा। हाँ, और फिर वो 15 मिनट के बाद दोबारा आप चेक करें ब्लड प्रेशर। शुरू में तो बड़ा अच्छा होता था, एक एडलेट कैप्सूल आता था जो आजकल नहीं आता, उसके अंदर पानी होता था, उसे बाइट करके दांतों से काट के पानी ज़ुबान के नीचे रखे तो फ़ौरन ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता था। लेकिन कुछ ब्लड प्रेशर ऐसे होते हैं कि जिसमें एमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी पड़ती, आपने अपनी दवाई की थोड़ी सी डोज बढ़ानी होती है। और अगर आपको कोई परेशानी या एंग्जाइटी है तो आप ना कोई एंटी एंग्जाइटी जो है दवाई जो घर में, जैसे कुछ लेक्सोटनिल एल्प या ऐसी कोई चीज़ पड़ी है, वो मेडिसिन ले लें, उसी से ही सेटल हो जाता है और आपको कैपोटिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये छोटी मोटी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और वो गोली जो एंग्जाइटी वाली गोली या आराम करने से ही वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा बाज़ औक़ात नींद पूरी नहीं हुई होती, बाज़ औक़ात कोई स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, फिर आपने बाहर से खाना खाया, शादी का खाना खाया जिसमें नमक की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, उससे आपका ब्लड प्रेशर शूट कर देता है। तो आपको चाहिए कि अगर आपके पास अपनी दवाई पड़ी हुई है तो आपने वो ले लेनी है। और यूजुअली ये भी होता है कि मरीज़ ने, जिस तरह कि आपने कहा कि दवाई की डोज मिस की भी होती है, तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ही नॉर्मल हो जाता है। और अगर ना हो रहा हो तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपके करीबी कोई डॉक्टर, अगर जनरल प्रैक्टिशनर वहाँ पर मौजूद है तो उसके ऑफिस में चला जाएं, वो आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर लेगा और जो भी फर्स्ट एड उसने देनी है वो दे दे। तो इसमें जो हमारे जीपीज़ हैं उनका बड़ा रोल है सर, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जगह जगह पे जीपीज़ होते हैं और वो जो बेसिक इमरजेंसी है, बेसिक ट्रीटमेंट वो दे सकते हैं पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि सारी उम्र रहती हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, दमे की बीमारी है, या कुछ और जो बीमारियां कैंसर वगैरह हैं जो कि चलती रहती हैं। तो वो जीपी का बहुत बड़ा रोल है, उसने फॉलो अप उसने रखना है। छोटे मोटे जो बीच में मरीज़ परेशान हुआ, छोटी मोटी बीमारी, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ, तो वो खुद मैनेज कर लो। कई दफ़ा सिंपल सादी चीज़ों से ये चीज़ें मैनेज हो सकती है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल जाएँ। ठीक है। हाँ, और ये आपको जो फर्स्ट एड वहाँ पे मिल जाए, जीपी के पास से मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली हमारा जो होता है अस्पतालों में जो रश होता है वो कई दफ़ा गैर ज़रूरी किस्म का रश होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो मैनेज कर सकता है और जनरल प्रैक्टिशनर के पास ही जाना चाहिए और जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो वहीं पे हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से हॉस्पिटल्स पर लोड भी कम होगा। और हमने देखा है कि अक्सर बहुत सारे मरीज़ रमज़ान में इमरजेंसी में आ रहे होते हैं कि उनको हार्ट बर्न हो रहा होता है, उनको गैस वगैरह हो रही होती है, तो ये मसले जीपी भी सॉल्व कर सकता है। तो आप पहले वहाँ चले जाएं। अगर आपको आराम नहीं आ रहा, इंजेक्शन वगैरह की कोई ज़रूरत है या ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर वो आपको डायरेक्ट कर सकता है हॉस्पिटल को। सर, थोड़ी सी बात करते हैं शुगर के हवाले से कि रमज़ान में किस तरह से ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करती है, और अगर किसी को लग रहा है कि उसको ज़ियाबीतस हो गई है तो उसकी अलामात क्या होती हैं, और क्या घर में ही टेस्ट कर सकते हैं जो लैंसेट से किया जाता है, उससे क्या शुगर डायग्नोज हो सकती है, या डायग्नोज करने के लिए आपने जाना है लैब में ही? देखें, उसमें बहुत सारे सवाल कर दिए मैंने आपसे। उसमें देखें, इसमें जो चेक करना तो बहुत ज़रूरी है। शुगर की जो अलामात आपको पता चलता है कि आपको प्यास लगनी ज़्यादा शुरू हो गई, पेशाब छोटा ज़्यादा आना शुरू हो गया, वज़न कम होना शुरू हो गया, जिस्म में कमज़ोरी शुरू होगी, अजीब किस्म की दर्दें होनी शुरू होगी, आप रेस्टलेस हो गए,
उससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। और उसमें अगर आपकी ख़ानदान में बीमारी है, यानी आपके वालिदैन को या बहन भाइयों को या आपके ददियाल ननियाल में, तो आप ये ज़हन में ज़रूर रखें कि आपको भी शुगर होगी। अच्छा। और आप सारे के सारे प्री डायबिटिक हैं, यानी अच्छा। आपको शुगर होनी है, कब होनी है ये नहीं पता, इसलिए उसको चेक करके ज़रूर रखना है। ठीक है। तो अगर आपकी वो शुगर जो है, अगर आप कोशिश करें कि आप मीठी चीज़ें खाना बंद कर दें, यानी फ्रूट की शक्ल में आप मीठी चीज़ें खाएं, जैसे बेकरी की चीज़ है या कोई और डेजर्ट वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी की सारी आप बंद कर दें, तो हो सकता है कि आपको ये शुगर ना हो। अगर आनी भी हो तो लेट आए, यानी 10-15 साल हो जाए। अपने टेस्ट जब आपकी फैमिली में है तो अपने टेस्ट बाकायदगी से करवाएं, उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर है, फिर HbA1c जो है, जो 3 महीने का एवरेज पिछले 3 महीने का कंट्रोल बताता है, वो आपका 6 से कम होना चाहिए, वो ज़रूर करवा लिया करें जब भी। हाँ, ये शुरू में जब करते हैं। तो फिर दूसरा जो एक्सरसाइज को अपनी एक आदत रोज़ाना की बना लें कि एक्सरसाइज से शुगर नीचे आती है, आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होती है, और आपका जो इंसुलिन नॉर्मल बन रही होती है उसका असर ज़्यादा हो जाता है और आपको शुगर नहीं होती। शुगर को प्रिवेंट करने का अच्छा तरीका ये है कि एक तो शुगर हुई चीज़ें कम खाएं, दूसरा आधा घंटा रोज़ाना वॉक ज़रूर करें या एक्सरसाइज ज़रूर करें। और ये ख़वातीन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि घर में या कोई साइकिल रख ली या घर की सीढ़ियाँ चढ़ ली या उतर ली, और अगर बाहर जाएँ तो सामान के लिए या ग्रोसरी के लिए, घर का सौदा लेने के लिए आप चली जाएँ, उसी बहाने आपकी वॉक हो जाए और बाहर खुली हवा भी आप खा लें, और उससे आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही अच्छा असर होगा। और नॉर्मली आप ये भी देखेंगे कि जब आप घर से बाहर निकलेंगी, चीज़ें उठा के लेके आएंगी, तो आपकी एक्सरसाइज होगी, तो आपकी अदरवाइज़ जो मेंटल स्टेट है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। मेंटल स्टेट भी बेहतर हो जाती है रोज़ा रखने से भी और एक्सरसाइज करने से भी। अच्छा सर, यानी कि आपने खुद ही घर में टेस्ट किया या आपके ख़ानदान में अगर किसी को है तो इसका मतलब है कि यू आर मोर प्रोन टू हैव डायबिटीज़। आपने खुद टेस्ट किया, आपको लग रहा है कि आपकी फास्टिंग या रैंडम ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप लैब में भी जा सकते हैं, वहाँ पर आप प्रॉपर टेस्ट भी करवा सकते हैं, HbA1c भी टेस्ट कर सकते हैं और उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। सर, कितनी रीडिंग्स चाहिए होती हैं एक टेस्ट की टू डायग्नोज डायबिटीज़? लेकिन ये कि अगर एक ही रीडिंग में आपकी शुगर ज़्यादा आई है तो आपको शुगर है। अच्छा। हाँ, इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर आपकी एक रीडिंग में वो ज़्यादा आ गया, यानी 100 प्लस आ गया, और नीचे वाला और ऊपर वाला 150-60 से ऊपर चला गया, तो आपको ब्लड प्रेशर है। और ये किसी वक्त हो सकता है कि जब आप चेक करें तो वो नॉर्मल हो। अच्छा। और जब नहीं चेक करते, रात को सोए हुए हैं, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो और आपको पता ही नहीं चला, और वो डैमेज कर रहा है 24 घंटे, चाहे वो शुगर है चाहे वो ब्लड प्रेशर है। ये 24 घंटे आपके सिस्टम को डैमेज कर रहा है, जिसमें से आपकी नालियां बंद हो रही हैं, आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं, आपकी आंखों पे असर हो रहा है, उसकी नालियां हार्ड हो रही हैं, दिमाग की नालियां हार्ड हो रही हैं, और ये सारे के सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स उसके या कॉम्प्लिकेशंस हैं इन बीमारियों के, वो होंगे, और उनको शुरू में ही कंट्रोल करना पड़ता है। और आपका जो वज़न है, उस वज़न को आपने ज़रूर कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अभी देखें BMI जो है वो हमारा नॉर्मली तो यूरोपियन में जो वेस्ट में है पॉपुलेशन में, वो तो BMI 25 के करीब होना चाहिए। हमारा जो साउथ एशियंस हैं उनका 23 के करीब होना चाहिए, यानी हमारा वज़न और कम होना मैंने चाहिए। कहा शायद आप ज़्यादा करने लगे रेंज को, मैं बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन आपने और कम कर दिया। नहीं, उसमें जितना वज़न, यानी एक होता है ना कि आपका जो पेट बाहर निकला हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। आप साइड से देखें तो आपका पेट निकला हुआ बाहर नजर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल स्मार्ट हो, उसमें वजन जो है उसमें वो पेट आपका सही बताता है। उसमें से बेली फैट जो होगी, लिवर फैट जो होगी, पैंक्रियाज पे जो फैट होगी, आपकी विसरल जो फैट होगी, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, टॉक्सिक है, और उससे आपकी दिल की बीमारियां, बाकी सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा है, आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि रमज़ान को इस तरह से गुजारिए जिस तरह के अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि रमज़ान किस तरह से गुजारना चाहिए, यानी मियाना रवि रखनी है, आपने दूसरों का ख्याल रखना है, एतदाल पसंदी को अपनाना है। खाना खाते वक्त कोशिश कीजिए कि 2-3 खजूरें ले लीं, फिर आपने पानी साथ पी लिया, शिकंजीबीन पी ली, फिर आप नमाज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद हल्का फुल्का खाना, जिसमें कोशिश कीजिए कि पराठों का इस्तेमाल ना हो, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ना हो। फिर आप तरावी के लिए चले जाइए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। फिर आपने सहरी में कोशिश करनी है कि चक्की का आटा इस्तेमाल करें, आप दही का इस्तेमाल करें। अगर आप दूध में इलायची डाल के अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं या उसके साथ खजूर ले लेते हैं, तो आपका सारा दिन आपका स्टमक भी फुल रहता है और आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होता और प्यास भी नहीं लगती। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।